हेलो एवरीवन, आई एम पूजा राउत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जो कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक का सेकंड चैप्टर है, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है बच्चों, उसका हम एक साथ ही यहाँ पे देखेंगे। यानी पूरा चैप्टर बच्चों हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ये हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग का बच्चों वन शॉट वीडियो। इससे पहले भी बच्चों आपने इसी चैनल पे हमारे नेशनल इनकम अकाउंटिंग के चैप्टर को देखा होगा, टॉपिक्स को देखा होगा, जिसमें बच्चों हमने डीपली बहुत अच्छे से नेशनल इनकम अकाउंटिंग को पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा बच्चों, अगर आपको डीपली नॉलेज चाहिए नेशनल इनकम अकाउंटिंग की, सो बच्चों आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग बच्चों वन शॉट वीडियो है ये, जिसमें हम एक बार में पूरा चैप्टर देखने वाले हैं। अब बच्चों देखते हैं कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्यों जरूरी है मैक्रो इकोनॉमी में या फिर किसी भी इकोनॉमी के लिए। बच्चों हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्यों जरूरी है। सो बच्चों किसी भी इकोनॉमी या किसी भी कंट्री की अगर हमें नेशनल इनकम देखनी है, उस कंट्री का जीडीपी देखना है, उस कंट्री की बच्चों हमें पर कैपिटा इनकम देखनी है, उस कंट्री की ग्रोथ या डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, उस कंट्री या इकोनॉमी में बच्चों गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किस तरह से होता है, सब हमें किससे पता चलता है बच्चों, नेशनल इनकम से पता चलता है। सो बच्चों देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या हमारे मेन जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से। सो अगर हम बात करें बच्चों, ये सारे आपके जो टॉपिक्स हैं वो आपकी बुक के अकॉर्डिंग बच्चों ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे नेशनल इनकम में। सो स्टार्ट करेंगे बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी से। सेकंड है बच्चों एग्रीगेट रिलेटेड कौन कौन से नेशनल इनकम के, ये देखेंगे। थर्ड है बच्चों कि नेशनल इनकम जो है उसको कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड है, जिसमें पहला है बच्चों प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड है बच्चों इनकम मेथड, थर्ड है बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड, एंड लास्ट टॉपिक है बच्चों आपका रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। एक एक करके बच्चों इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है हमारा बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी में सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका बच्चों फाइनल प्रोडक्ट। अब बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्या कहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। जब हम मैक्रो इकोनॉमी पढ़ते हैं बच्चों, सो ऐसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं बच्चों, उनकी जो टर्मिनोलॉजी है या फिर उनके बारे में थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये कॉन्सेप्ट हमें आते हैं। सो बच्चों सबसे पहला है फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट कौन से होते हैं या फिर फाइनल गुड्स कौन से होते हैं। ऐसे गुड्स बच्चों जिनको जो फाइनल कंज्यूमर है डायरेक्टली क्या करता है, कंज्यूम करता है। यानी कि ऐसे गुड्स जिनको फाइनल कंज्यूमर परचेज करता है और उसको फाइनली वो क्या करता है, कंज्यूम करता है। या फिर हम कह सकते हैं ऐसे गुड्स जिनको कोई फर्दर प्रोसेस की जरूरत नहीं होती है, वो क्या हो गए हमारे लिए फाइनल गुड्स हो गए। देखते हैं बच्चों यहाँ पे इस एग्जांपल से। सो मान लेते हैं कि भाई हम घर में ब्रश करने के लिए पेस्ट लेते हैं और बच्चों नहाने धोने के लिए हम साबुन या फिर शैम्पू परचेज करते हैं। सो बच्चों मुझे ये बताओ, जब आप ब्रश करने के लिए कोई भी पेस्ट लेते हो, जैसे कोलगेट लेके आए हो, अब बच्चों आप इसका यूज डायरेक्टली क्या करते हो, पेस्ट करने के लिए करते हो। अब आप इसमें फर्दर प्रोसेस करके कुछ यहाँ पे इसको कुछ और बना सकते हो क्या, या आप कुछ और बनाते हो क्या, नहीं। वैसे बच्चों शैम्पू का जो यूज है आप अपने हेयर वॉश करने के लिए करते होगे। अब आप शैम्पू लेके आते हो कुछ और बनाने के लिए लेके आते हो क्या, कोई और प्रोडक्ट का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, नहीं ना बच्चों। सो बच्चों ये सारे जो गुड्स हैं वो कंज्यूमर, जो फाइनल कंज्यूमर होता है, अपने कंजप्शन के लिए लेता है, डायरेक्टली इसको कंज्यूम करता है। सो बच्चों ये सारे क्या हो गए बच्चों, फाइनल गुड्स हो गए या फाइनल प्रोडक्ट्स हो गए। सो हम कहेंगे फाइनल गुड्स आर कॉल्ड दोज आइटम विच डू नॉट रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग। मतलब ऐसे गुड्स बच्चों जिनको फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होगी, फाइनल गुड्स कहलाएंगे। दीज गुड्स आर नॉन एज अ कंज्यूमर गुड्स एंड are produced for the purpose of direct consumption by the final consumer। अब बच्चों ये जो गुड्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं, इन गुड्स को हम कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं, और इनका जो प्रोडक्शन जो होता है, इनको प्रोड्यूस और बच्चों प्रोसेस किया जाता है किसके लिए, कि जो फाइनल कंज्यूमर होता है वो डायरेक्टली इनको कंज्यूम कर सके। जैसे कि बच्चों हम घर में चाय पत्ती लेके आते हैं, किसके लिए लेके आते हैं, हम हमारे कंजप्शन के लिए लेके आते हैं। जैसे कि बच्चों अगर हम बात करें, जैसे कि ये जैम हो गया, ये हनी हो गया, हम किसके लिए लाते हैं, हमारे खुद के कंजप्शन के लिए, हमें उससे कुछ भी प्रोसेस नहीं करना। सो मैम ये सब क्या हो गए, हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स हो गए। अब बच्चों फाइनल प्रोडक्ट्स के टाइप्स देख लेते हैं। तो 2 टाइप के फाइनल गुड्स या फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं। पहला है बच्चों कंज्यूमर गुड्स, सेकंड है बच्चों इंडस्ट्रियल गुड्स। अब बच्चों कंज्यूमर गुड्स जो कि बच्चों हाउस होल्ड में या फिर इंडिविजुअल पर्सन जो अपने कंजप्शन के लिए
जिन भी गुड्स को परचेज करता है वो सारे बच्चों कंज्यूमर गुड्स हो गए। जैसे मैं, जैसे आप और मैं किससे रिलेटेड है बच्चों? हम सब हाउस होल्ड से रिलेटेड है। तो बच्चों हम हमारे घर के लिए या हमारे कंजप्शन के लिए कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, वो सब क्या हो गया? कंज्यूमर गुड्स। जैसे सपोज दैट हम हमारे घर के लिए जब हमें भूख लगती है तो हम मैगी का परचेज करते हैं। अब मैगी को हम हमारे घर के लिए बनाते हैं, सो बच्चों वो क्या हो गया? हमारे लिए कंज्यूमर गुड्स हो गए। इंडस्ट्रियल गुड्स कौन से होते हैं बच्चों? ऐसे गुड्स जिनका यूज करके और भी क्या कर सकते हैं? और भी गुड्स को बना सकते हैं। जैसे कोई मशीनरी है, कोई भी मशीनरी है, उस मशीनरी को परचेज किया गया, कोई कंपनी है उसने मशीनरी परचेज की, उस मशीनरी से बच्चों वो कुछ ना कुछ गुड्स बना रही है, फर्दर प्रोसेस के लिए यूज हो रहा है बच्चों, जिससे मतलब ऐसे गुड्स, ऐसे इंडस्ट्रियल गुड्स जिसमें टूल्स हो गए, मशीनरी हो गए, जिनका यूज क्या हो रहा है? किसी और गुड्स को बनाने के लिए हो रहा है। सो वो सारे क्या हो गए बच्चों? इंडस्ट्रियल गुड्स हो गए। अब बच्चों कंज्यूमर गुड्स के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं। सो मैम अगर हम बात करें, पहला है बच्चों कन्वेंस गुड। कन्वेंस गुड बच्चों जो कि इजीली हमें मार्केट में मिल जाते हैं, जिनकी रेट बहुत चीप होती है और जहां पे इजीली कहीं पे भी आप चले जाओ आपको मिल जाते हैं। जैसे मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ये सारे किस में आ गए बच्चों? कन्वेंस गुड में, यानी कि ये आपको बहुत इजीली कहीं पे भी कभी भी मिल सकते हैं। सेकंड है बच्चों स्पेशल गुड्स। स्पेशल गुड्स कौन कौन होते हैं बच्चों? ऐसे गुड्स जिनके लिए हमें बहुत टाइम देना पड़ता है और इन पे जो कॉस्ट होती है, इनकी जो कॉस्ट होती है या फिर इनकी जो प्राइस होती है बच्चों थोड़ी हाई होती है। जैसे कि अगर हमें कार और घर को परचेज करना है, सो हमें अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, हमें पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, हमें पूरी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, और बच्चों ये थोड़े क्या होते हैं? कॉस्टली होते हैं। ठीक है, ये हो गए बच्चों हमारे स्पेशल गुड्स। थर्ड है बच्चों शॉपिंग गुड्स। ये जो गुड्स होते हैं बच्चों, ये कन्वेंस गुड्स से क्या होते हैं? थोड़े से महंगे होते हैं। कन्वेंस गुड्स इजीली हमें मिल जाते हैं। ये वाले जो गुड्स होते हैं इनमें हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, और बच्चों इनमें ये थोड़े कॉस्टली होते हैं कन्वेंस गुड्स से। जैसे कि अगर हमें कोई शूज को परचेज करना है या हमें क्लॉथ परचेज करने बच्चों, तो हमें थोड़ा बहुत टाइम देखना पड़ेगा, हमें थोड़ा आसपास में इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, हमें थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। और बच्चों ये कन्वेंस गुड्स से क्या होते हैं? थोड़े से कॉस्टली होते हैं, थोड़े से महंगे होते हैं। लास्ट है बच्चों अनशाउट गुड्स। अनशाउट गुड्स कौन से होते हैं? ऐसे गुड्स जिनके लिए हमने सोचा नहीं है कि हमें ये परचेज करने हैं, फिर भी कभी कभी कंडीशन ये हो जाती है कि हमें वो परचेज करने पड़ते हैं। जैसे कि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी है, हमने उनके बारे में नहीं सोचा है, हम ये मान के चल रहे हैं हाँ अभी तो हमें कुछ नहीं हो रहा, पर बच्चों अगर कोई हमें यहाँ पे सेल करने के लिए आता है इंश्योरेंस पॉलिसी, सो अगर वो हमें कन्विंस कर लेता है तो हम उसको परचेज कर लेते हैं। सो बच्चों ये वाले जो गुड्स हैं बच्चों कौन से हो गए? अनशाउट गुड्स हो गए। सो बच्चों यहाँ पे हमने कंज्यूमर गुड्स के बारे में समझा और इंडस्ट्रियल गुड्स के बारे में समझा। इंडस्ट्रियल गुड्स में बच्चों मशीनरी हो गए, टूल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, ये सारे इंडस्ट्रियल गुड्स में आ जाएंगे। सो बच्चों हमारे फाइनल गुड्स यहाँ पे कंप्लीट। अब बच्चों दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स क्या है। सो बच्चों मीनिंग देखेंगे। सो मीनिंग क्या है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की? दीज गुड्स आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। किसी अदर गुड्स को बनाने के लिए अगर हम कोई भी प्रोडक्ट का यूज करते हैं, जैसे मशीनरी का यूज कर रहे हैं, तो बच्चों वो क्या हो गया? हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो गए। कंज्यूमर गुड्स क्या है बच्चों? These goods are used for a final consumption by the direct consumer. डायरेक्ट कंज्यूमर अगर अपना फाइनल कंजप्शन के लिए कोई गुड्स को परचेज करता है तो वो क्या हो गए? हमारे कंज्यूमर गुड्स हो गए। नेक्स्ट है बच्चों नंबर ऑफ बायर। अब बच्चों इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कौन परचेज करता है? इंडस्ट्रीज परचेज करती है, और इंडस्ट्रीज क्या होती है? कम होती है। अगर हम जनरल पब्लिक के कंपैरिजन में इंडस्ट्रीज को देखें तो वो कम होती है, तो इनके जो बायर्स होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, और इनके जो बायर्स होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? मैनी इन नंबर्स होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। Buying decision of a buyer are influenced by the technical sufficiency, specification and goodwill. अब बच्चों कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट खरीदना है, मुझे मशीनरी खरीदनी है, बड़ी सी मशीनरी खरीदनी है, या फिर मुझे इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, सो बच्चों यहाँ पे मैं गुडविल देखूंगी। किसी भी कंपनी की अगर मैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स अगर खरीद रही हूँ, सो उस कंपनी की मैं गुडविल देखूंगी, उसका स्पेसिफिकेशन देखूंगी, टेक्निकल नॉलेज देखूंगी, टेक्निकल एडवांसमेंट देखूंगी। ठीक है, ये सारा बच्चों इस पे ही क्या होता है? बाइंग डिसीजन जो है डिपेंड करता है। वही बच्चों कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का बाइंग डिसीजन किस पे इन्फ्लुएंस होता है? यहाँ पे एडवर्टाइजिंग से, वेरियस सेल्स प्रमोशन स्कीम से यहाँ पे क्या होता है? कंज्यूमर प्रोडक्ट का डिसीजन लेता है कोई भी बायर। नेचर ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें, सो बच्चों यहाँ पे ड्राइव डिमांड होती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की, और यहाँ पे बच्चों डायरेक्ट डिमांड होती है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की।
सो मैम यहाँ पे हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को समझा और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को समझा। नेक्स्ट है बच्चों इंटरमीडिएट्स गुड्स। इंटरमीडिएट्स गुड्स क्या होते हैं? अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, कोई भी गुड्स बनाना है, उस गुड्स को बनाने के लिए हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स की जरूरत हुई है, वो सारे हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। सो मैम अगर हम कहें इंटरमीडिएट गुड्स आर प्रोडक्ट दैट आर यूज्ड इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस टू मेक फिनिश्ड गुड विच सोल्ड टू द कंज्यूमर। अब बच्चों यहाँ पे सिंपल है, मुझे क्या बनानी है? एक ब्रेड बनानी है। अब बच्चों ब्रेड बनाने के लिए मुझे कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी? मुझे व्हीट फ्लावर की ज़रूरत होगी, मुझे वाटर की ज़रूरत होगी, मुझे ऑयल की या बटर की ज़रूरत होगी। तो ये सब क्या है बच्चों? हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है? ब्रेड है। पर ब्रेड को बनाने के लिए मुझे और कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए? वो सारे रॉ मटेरियल मेरे क्या हो गए बच्चों? यहाँ पे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हो गए। सो यहाँ पे यही लिखा हुआ बच्चों, यहाँ पे फिनिश गुड के प्रोसेस में जो भी बच्चों प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं वो सारे क्या हो गए हमारे लिए? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हो गए। अब बच्चों नेक्स्ट हम जानते हैं फ्लो और स्टॉक कॉन्सेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत ही आईएमपी कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें ना कि मैक्रो इकोनॉमी में कौन से जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो बच्चों अगर हम बात करें तो स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब फ्लो और स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये देख लेते हैं। सो बच्चों यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन दिया हुआ है, स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या कहता है और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या कहता है समझेंगे। दोनों ही कॉन्सेप्ट बच्चों किस पे बेस्ड है? टाइम पे बेस्ड है। अगर हम बात करें ना दोनों ही कॉन्सेप्ट की, दोनों ही कॉन्सेप्ट बच्चों टाइम पे बेस्ड है। अगर हम स्टॉक कॉन्सेप्ट की बात करें, सो स्टॉक कॉन्सेप्ट बच्चों एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड है। वही बच्चों फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड है। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? सपोज दैट आपकी पॉकेट में बच्चों अभी इसी टाइम 100 रुपीज है, अभी इसी टाइम आपकी पॉकेट में 100 रुपीज है बच्चों, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट हो गया, यानी स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। वही बच्चों एक मंथ में आपके पास बहुत सारे पैसे आए होंगे, गए होंगे, कुछ आपने किसी को दिए होंगे। सो बच्चों ये क्या हो गया? आपने पूरे मंथ में देखा कि आपके पास कितने पैसे आए हैं, कितने आपने रखे हैं, कितने आपसे चले गए हैं। वो सारा क्या हो गया बच्चों? एक पीरियड ऑफ टाइम में आपने देखा कि आपके पास मनी का कितना फ्लो हुआ है, कितना इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हो गया। वो सारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया बच्चों? फ्लो कॉन्सेप्ट। यानी चीजें रुकेंगी नहीं, चीजें चलती रहेंगी। पीरियड ऑफ टाइम एक डिसाइडेड पीरियड ऑफ टाइम में क्या हुआ है यहाँ पे बच्चों, गुड्स और सर्विसेज कितनी आई है, कितनी गई है, वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड है। नेक्स्ट है बच्चों इसमें स्टॉक डज नॉट हैव टाइम डिमिनिशन अटैच विथ इट। अब बच्चों स्टॉक जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसमें टाइम डिमिनिशन जो है वो यहाँ पे अटैच नहीं होती है। अभी मैंने कहा अभी इसी टाइम आपके पास कितने पैसे हैं, वो क्या हो गया? स्टॉक कॉन्सेप्ट। पर बच्चों अगर हम फ्लो कॉन्सेप्ट की बात करें तो टाइम डिमिनिशन अटैच होता है इसमें, जैसे कि 1 डे हो गया, 1 मंथ हो गया, 1 ईयर हो गया, 3 मंथ हो गए। ये बच्चों क्या हो गया? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो यहाँ पे टाइम डिमिनिशन स्टार्ट हो गया, अटैच है। अब बच्चों नेचर की बात कर लेते हैं, तो स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या है? स्टैटिक इज नेचर है, यानी कि ये चेंज नहीं होता है, ये जो है इस टाइम अभी है वो क्या हो गया? स्टैटिक इन नेचर हो गया। अब बच्चों फ्लो कॉन्सेप्ट जो क्या है वो क्या है? डायनामिक इन नेचर है, जो कि क्या होता है? चेंज होता रहता है। एक महीने में बच्चों आपके पास कितने पैसे आए हैं, गए हैं, सो बच्चों ये क्या होता है? चेंज होता रहता है। जैसे जनवरी में आपके पास कितने आए हैं, कितने गए हैं, वो अलग होंगे। फरवरी में कितने पैसे आए हैं, गए हैं, वो अलग होगा, यानी डायनामिक इन नेचर होता है। अब बच्चों स्टॉक कॉन्सेप्ट का एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। बैंक डिपॉजिट, कैपिटल, वेल्थ और पॉपुलेशन इसके एग्जांपल है। वही बच्चों फ्लो कॉन्सेप्ट के एग्जांपल क्या हो गए? कैपिटल फॉर्मेशन, इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डेप्रिसिएशन इसके यहाँ पे एग्जांपल हो गए। अब बच्चों यहाँ पे फ्लो कॉन्सेप्ट और बच्चों यहाँ पे स्टॉक कॉन्सेप्ट को हम आराम से समझेंगे। सपोज दैट आपका एक अकाउंट है, सपोज दैट आपका अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, एसबीआई में अकाउंट है बच्चों आपका। अब बच्चों आपने देखा एक मंथ में, 1 मंथ में बच्चों आपके पास बहुत सारे पैसे आए भी होंगे, गए भी होंगे, ठीक है, बहुत सारा इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ होगा, ठीक है। 1 मंथ में आपने देखा कितना इनफ्लो हुआ है और आउटफ्लो हुआ है, ये आपने देखा, इस पे सर्च किया, आपने एक स्टेटमेंट निकाला जिसमें पता चला कि मेरे पास इतने पैसे आए, इतने गए। सो बच्चों ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो गया? फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। अब बच्चों आपने आज, यानी आज कोई भी डेट ले लो बच्चों, जैसे कि 22
जैन, ठीक है, 22 जैन को शाम को 4 PM पे, 22 जनवरी को शाम को 4 PM पे देखा कि आपके पास कितने रुपए हैं। सो मे भी आपके अकाउंट में बच्चों 10,000 रुपीज है, मान के चल रहे हैं कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज है। शाम को 4 बजे 22 जनवरी को शाम को 4 बजे बच्चों आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज हैं। सो बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, आपका यहाँ पे स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। अब बच्चों बात कर लेते हैं, स्टॉक इन्फ्लुएंस द फ्लो as such greater amount of a capital will lead to greater flow of services। अब बच्चों यहाँ पे स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या करता है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है बच्चों, फ्लो जो कॉन्सेप्ट है उसको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें ग्रेटर अमाउंट ऑफ कैपिटल विल लीड टू ग्रेटर फ्लो ऑफ सर्विसेज। अगर बच्चों ग्रेटर अमाउंट ऑफ कैपिटल है, ज्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे फ्लो ऑफ सर्विसेज को क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा करेगा। वहीं बच्चों अगर हम बात करें फ्लो इन्फ्लुएंस द स्टॉक, अब बच्चों जो फ्लो कॉन्सेप्ट है वो इन्फ्लुएंस करता है स्टॉक को। एज एन इंक्रीज फ्लो ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी रिजल्ट इन इंक्रीज इन अ क्वांटिटी ऑफ मनी। अब बच्चों जितना ज्यादा फ्लो होगा, अगर इनकम का, मनी का जितना ज्यादा फ्लो होगा अगर इकोनॉमी में, सो मैम यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मनी भी क्या होगी, लोगों के पास इंक्रीज होती जाएगी। सो मैम यहाँ पे हमने स्टॉक कॉन्सेप्ट को समझा है, फ्लो कॉन्सेप्ट को समझा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों नेशनल इनकम है, जो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं 1 ईयर में बच्चों जितने भी गुड्स और जो सर्विसेज हैं उनका प्रोडक्शन हुआ है उनकी मॉनेटरी वैल्यू देखते हैं। सो यहाँ पे हम 1 ईयर लेते हैं, और 1 ईयर किससे रिलेटेड बच्चों, पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड है। सो मैम हम कहेंगे हमारा नेशनल इनकम है वो क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों ड्यूरेबल गुड्स के बारे में जानते हैं। ड्यूरेबल गुड्स जो हम सब अपने घरों में यूज करते हैं, हम टीवी देखते हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं, एसी का यूज करते हैं। सो बच्चों ये सारे जो गुड्स हैं क्या है, ड्यूरेबल गुड्स है। ड्यूरेबल गुड्स यानी जो लॉन्ग टाइम तक हमें अपनी सर्विसेज देते हैं, लॉन्ग टाइम तक हमारे साथ रहते हैं। सो ये सारे हो गए ड्यूरेबल गुड्स। These goods have a relatively long life as compared to the articles such as food and even clothes। ये बच्चों जो प्रोडक्ट्स है फूड और क्लोथ्स से क्या देते हैं हमें, इनके कंपेयर में रिलेटिवली इनकी लॉन्ग लाइफ होती है। They are undergo wear and tear with the gradually use and often need to repair and replacement of parts। अब बच्चों अगर हम इनको कंटिन्यूसली यूज करते हैं सो इन पे क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है, और कभी कभी समटाइम्स क्या होता है इन पे रिपेयर और रिप्लेसमेंट होते हैं इनके पार्ट्स को। सो मैम ये सारे क्या है हमारे ड्यूरेबल गुड्स है, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है बच्चों ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट कहता है बच्चों कि एक इकोनॉमी में बच्चों कितने कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है, कैपिटल गुड्स या फिर हम कहेंगे फिक्स एसेट्स, कितना प्रोडक्शन हुआ है, वो सब क्या हो गया बच्चों, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया है। Part of our final output that comprise to the capital goods constitute gross investment of an economy। अगर हम फाइनल आउटपुट की बात करें, फाइनल गुड्स की बात करें बच्चों, इन फाइनल गुड्स में बच्चों कितने कैपिटल गुड्स बने, कैपिटल गुड्स या फिर बच्चों फिक्स एसेट्स कितनी बनी है, वो सारा बच्चों क्या हो गया, उन पे इन्वेस्टमेंट करना यानी उनको परचेज करना या फिर उनको बनाना क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऑफ इकोनॉमी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऑफ इकोनॉमी हो गया, ठीक है। दीज आर बी मशीन, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, बिल्डिंग, ऑफिस स्पेसेस, स्टोर हाउस और इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, ब्रिज, एयरपोर्ट और जेटरीज। सो बच्चों ये सारे किससे रिलेटेड है, हमारे कैपिटल गुड्स से रिलेटेड है। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, आई थिंक सो कि आपको पता है, कैपिटल गुड्स जो लॉन्ग टर्म के लिए बनते हैं बच्चों, जो एक बार बन जाते हैं, थोड़े कॉस्टली होते हैं पर उनकी जो फैसिलिटी है, उनकी जो सर्विसेज है वो लॉन्ग टर्म तक हमें मिलती रहती है। ये सारे हो गए बच्चों हमारे कैपिटल गुड्स, जिसमें मशीनरी हो गए, टूल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, ऑफिस स्पेसेस हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए जैसे रोड, ब्रिज, एयरपोर्ट, जेटीज, ये सारे हमारे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गए। अब बच्चों जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या फिर जो कैपिटल गुड्स है, अगर हम उनका कंटिन्यूसली यूज करेंगे सो मैम उनके जो पार्ट्स होंगे उनको रिप्लेस भी करना पड़ेगा हमें, उन पे रिपेयरिंग भी होगी और मैम वहां पे डेप्रिसिएशन भी लगेगा। डेप्रिसिएशन यानी जो कि किसी भी गुड्स की, जैसे अपन मशीनरी ले लेते हैं, मशीनरी हमारा कैपिटल गुड्स है, अगर मशीनरी का हम रेगुलरली यूज कर रहे हैं तो मैम यहाँ पे जो मशीनरी की जो वैल्यू है,
जब वो बनी थी, जो इतनी वैल्यू थी, और जब हम कंटिन्यूसली उसको यूज कर रहे हैं, जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो मैम यहाँ पे जो मशीनरी है उसका कंटिन्यूसली यूज करने से उसकी लाइफ और जो वैल्यू कम हो रही है वही क्या हो गई मैम, यहाँ पे डेप्रिशिएशन हो जाएगी। सो बच्चों यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमने समझा, नेट इन्वेस्टमेंट क्या है। सो मैम जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो हुआ है उसमें से अगर हम डेप्रिशिएशन वैल्यू यहाँ पे माइनस कर देंगे, सो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा कि नेट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, टोटल नेट इन्वेस्टमेंट। सो बच्चों जो पिछले, जरूरी नहीं है, देखो इस ईयर में जितने भी कैपिटल गुड्स बने वो क्या हो गए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गए, और लास्ट ईयर जितने भी गुड्स बने होंगे जिनको यूज में लिया होगा उस पे जो डेप्रिशिएशन लगा है उसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से माइनस कर दो, क्या मिल जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। अब बच्चों जान लेते हैं एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम कौन कौन से। एक बार देख लेते हैं बच्चों एग्रीगेट्स, अगर हम बात करें मैम, सो यहाँ पे 8 एग्रीगेट्स हैं, याद रखना 8 एग्रीगेट्स हैं जिनको हमने यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है, कुछ एग्रीगेट्स हमें ग्रॉस और नेशनल के रूप में दिखेंगे, कुछ एग्रीगेट हमें डोमेस्टिक और ग्रॉस और नेट के रूप में दिखेंगे, ग्रॉस और नेट के रूप में दिखेंगे, कुछ हमें डोमेस्टिक और नेशनल के रूप में दिखेंगे, और मैम कुछ मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस पे दिखेंगे। अब बच्चों ग्रॉस और नेट पे कौन कौन से, जैसे कि अगर हम बात करें जीडीपी और एनडीपी, ठीक है, ये हमें ग्रॉस और नेट, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसी तरह बच्चों अगर हम बात करें जीडीपी और यहाँ पे डोमेस्टिक और नेशनल की बात करेंगे, सो मैम हमें कुछ ऐसे, जैसे यहाँ पे ये जो जीडीपी है बच्चों, यहाँ पे जीडीपी आ गया और यहाँ पे एनएनपी, ठीक है, यहाँ पे जैसे जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक आ गया बच्चों, यहाँ पे एनडीपी भी आ सकता है, एनडीपी भी आ सकता है, ठीक है, और बच्चों यहाँ पे एन आ गया ना, एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। उसी तरह बच्चों मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस, यानी कि ये जो हम कोई भी एग्रीगेट निकालेंगे उनको बच्चों हम मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस पे निकालेंगे, जैसे कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एक साथ निकालेंगे बच्चों। किस तरह से निकालेंगे हम देखेंगे, ठीक है, या तो आपके सामने ग्रॉस और नेट होगा, या फिर बच्चों डोमेस्टिक और नेशनल होगा, या फिर मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस होगा। तीनों एक साथ हो सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक और मार्केट प्राइस एक साथ हो सकते हैं, नेट नेशनल फैक्टर प्राइस एक साथ हो सकते हैं, या फिर ग्रॉस नेशनल फैक्टर एक साथ हो सकते हैं। किस तरह से हो सकते हैं ये हम देखेंगे। सो 8 एग्रीगेट्स हैं बच्चों हमारे सामने, कौन कौन से हैं जान लेते हैं। सो सबसे पहला जो एग्रीगेट है जो आपने भी सुना होगा बच्चों, फर्स्ट है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस भी आया है, डोमेस्टिक भी आया है, और बच्चों मार्केट प्राइस भी आया है। अब बच्चों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या कहता है, ये कहता है कि एक ईयर में जो भी गुड्स और सर्विसेज जो मैन्युफैक्चर हुई है उनकी बच्चों जो मॉनेटरी वैल्यू है वो कितनी है, ये बताता है हमारा जीडीपी। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो प्राइस है, जो क्वांटिटी है, जो गुड्स हैं उनको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, और जो सर्विसेज हैं उनको भी प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, तब क्या आ जाएगा बच्चों, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों जीडीपी, देखो जीडीपी हम कैलकुलेट कर रहे हैं किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब बच्चों जब फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल सा है, क्या करना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो दिया हुआ है उसमें से हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे होगा बच्चों, जो इनडायरेक्ट टैक्स है अगर हम उसमें से लेस कर देंगे सब्सिडीज को, सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर हम सब्सिडी को लेस कर देंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होगा, या फिर हम ये कर सकते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से पहले इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करो एंड देन सब्सिडी को ऐड करो, ठीक है, ये हमारा हो गया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट है बच्चों एनडीपी एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट आ गया ना। सो कैसे निकालेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो हमने कैलकुलेट किया था इसमें से मैम हम डेप्रिशिएशन को लेस कर देंगे। डेप्रिशिएशन जो हमारे कैपिटल गुड्स पे जो उनकी वैल्यू को कम करता है, जो हम रिप्लेस करने के लिए या फिर जिनकी लाइफ को कम करता है, वो क्या हो गया, डेप्रिशिएशन हो गया। सो बच्चों जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से जब हम डेप्रिशिएशन को लेस करेंगे तो क्या हो गया, एनडीपी एट मार्केट प्राइस हो गया। नेक्स्ट है बच्चों एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, देखो एनडीपी एट मार्केट प्राइस था, अब हमें क्या निकालना है, फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है, ठीक है। अब बच्चों कैसे निकालेंगे, सो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो हमने कैलकुलेट किया था ये वाला, इसमें से हमें डेप्रिशिएशन को लेस करना है। नेक्स्ट है बच्चों जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट,
ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो दिया हुआ है उसमें हमें NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को यहाँ पे ऐड करना है। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है बच्चों, इंडिया का कोई सिटीजन है, इंडिया का कोई रेजिडेंट है, अगर वो फॉरेन कंट्रीज में जाके काम करता है, वहां से इनकम अर्न करता है, सो वो हमारी डोमेस्टिक इनकम है, ठीक है, वो हमारी इनकम है, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। और बच्चों कोई फॉरेन कंट्री का रेजिडेंट है, सिटीजन है, वो इंडिया में क्या कर रहा है, इनकम अर्न कर रहा है, सो बच्चों उसकी इनकम को हम क्या करेंगे, हमारी नेशनल इनकम से क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। सो मैम हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिल जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलता है, सो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में हम क्या करेंगे, एनएफआईए को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है मैम एनएनपी एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, ये हमारा एनडीपी एट मार्केट प्राइस जो है इसमें हम एनएफआईए को ऐड कर देंगे। और बच्चों एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआईए, यानी सिंपल सा ये हमारा किससे रिलेटेड है बच्चों, नेशनल इनकम। देखो अगर आपको कहेंगे नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है, सो बच्चों उसका फॉर्मूला है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआईए, यानी हमारा जो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है उसमें हमें एनएफआईए को ऐड करना है, तो क्या निकल जाएगी, हमारी नेशनल इनकम निकल जाएगी। सो बच्चों स्टार्टिंग जीडीपी से करना है, एंडिंग करना है हमें कहाँ, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से करना है। इजी है, फॉर्मूले कोई हार्ड नहीं है, आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है। 8 फॉर्मुलेज हैं, उसमें से 4 फॉर्मुलेज ही याद रखने हैं, बाकी तो आपको फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस ही लगाना है, ठीक है बच्चों। सो ये हमारा क्या हो गया, एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम कौन कौन से, ये हमने देख लिए। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, कि कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, या फिर ऐसे कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिनके बिना कोई भी सर्विस या फिर जो गुड्स हैं उनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा, हो सकता है, या फिर इन फैक्टर्स की वजह से ही कोई भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। सो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें, सो मैम यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी तरह का गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए मैम ये सारे फैक्टर होने जरूरी है। फर्स्ट है बच्चों लैंड, सेकंड है लेबर, थर्ड है कैपिटल एंड फोर्थ है बच्चों एंटरप्रेन्योर। अब बच्चों जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इनका यूज करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। जैसे कि अगर कोई एरिया है जिनको हमने प्रोडक्शन के लिए यूज किया है, जैसे कोई भी लैंड हो गई या फिर कोई बिल्डिंग हो गई, वो सब किसका पार्ट है, लैंड का पार्ट है। लेबर आपको पता ही है कि कोई भी प्रोडक्शन करना है उसके लिए लेबर की जरूरत होती है, वर्कर की जरूरत होती है। थर्ड है बच्चों कैपिटल, बिना पैसे के हम कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। एंटरप्रेन्योर जो क्या करता है, इन सारे फैक्टर्स को असेंबल करता है, इनमें कोऑर्डिनेशन बैठाता है और इनका यूज करता है, वो क्या हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया। अब बच्चों अगर हम बात करें, 4 टाइप ऑफ फंडामेंटल फैक्टर कैन बी कंट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 4 फैक्टर फंडामेंटल फैक्टर है बच्चों जो कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, किसी भी गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में। कौन कौन से हो गए ये हमने देख लिया, इनका रिम्यूनरेशन भी दे देते हैं बच्चों, यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि इनको अगर हम यूज में ले रहे हैं, सो इनको क्या पे किया जाता है, ये इनका क्या है, रेम्यूनरेशन है। सो अगर हम बात करें मैम, फैक्टर्स हमें दिए हुए हैं ह्यूमन लेबर, अगर हम ह्यूमन लेबर का यूज करें, जैसे सपोज दैट आपकी फैक्ट्री है बच्चों, आप उसमें ह्यूमन लेबर का यूज कर रहे हैं, तो बदले में उसको क्या पे करेंगे, वेजेस पे करेंगे। इनका रेम्यूनरेशन क्या है, वेजेस। कैपिटल का यूज कर रहे हो आप और कैपिटल का यूज कर रहे हो, तो उसके बदले में उनको क्या पे करोगे बच्चों, इंटरेस्ट पे करोगे। यानी आपने कहीं से लोन लिया है, आप उसका यूज कर रहे हो, तो बदले में आप क्या पे करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे। नेक्स्ट है बच्चों एंटरप्रेन्योर, अगर आप एंटरप्रेन्योर का यूज कर रहे हो बच्चों, तो बदले में उसको क्या पे करोगे, प्रॉफिट पे करोगे। और बच्चों फिक्स नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो, जिसको कि हम लैंड कहते हैं, इनका यूज कर रहे हो, तो बदले में हम उनको क्या पे करेंगे, रेंट पे करेंगे या फिर रॉयल्टी पे करेंगे। सो बच्चों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट है मैम यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को जानने से पहले अगर हम बात करें बच्चों, सो हमारे जो इकोनॉमी है उसमें 4 सेक्टर्स होते हैं। अगर हम बात करें ना सेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो 4 सेक्टर है बच्चों। फर्स्ट है हाउस होल्ड, सेकंड है फर्म, थर्ड हो गया बच्चों हमारा गवर्नमेंट, एंड फोर्थ है बच्चों हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड।
ठीक है, एक्सटर्नल वर्ल्ड। अब बच्चों अगर हम बात करें चार, अगर हम हमारी इकोनॉमी में जो रियल इकोनॉमी है उसमें देखें तो हमारे चार सेक्टर्स हैं। पहला है हाउस होल्ड, ठीक है, दूसरा है बच्चों फर्म, तीसरा है गवर्नमेंट और चौथा है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर में फॉरेन सेक्टर आ गया जिसमें हम नेट एक्सपोर्ट को देखते हैं। अब बच्चों इनको कहते हैं कैसे, अगर हम हाउस होल्ड की बात करें तो हाउस होल्ड क्या करता है, कंजप्शन करता है। हाउस होल्ड में मैं आती हूँ, आप आते हैं, हम सब किस में आते हैं बच्चों, हाउस होल्ड में आते हैं। सो हाउस होल्ड बच्चों कोई भी गुड्स और सर्विसेज को परचेज करता है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, तो बच्चों वो क्या हो गया, कंजप्शन हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है बच्चों कौन अवेलेबल कराता है, हाउस होल्ड अवेलेबल कराता है, ठीक है। हाउस होल्ड यहां पे लिख देती हूं, तो यहां पे हाउस होल्ड को हम सी से, कंजम्पशन से डिनोट करते हैं। फर्म जो होती है बच्चों क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। सो मैम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कौन करता है, फर्म करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, वेलफेयर के लिए काम करती है। सो गवर्नमेंट को यहाँ कैसे डिनोट करेंगे, जी से। अब बच्चों एक्सटर्नल वर्ल्ड में जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, सो मैम हम इसको कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे एक्स माइनस एम से डिनोट करेंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हम यहाँ पे डिनोट करेंगे। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, हमारी जो नोटबुक में दी हुई है उसमें। सो मैम अगर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करें, सो मैम हमें सिर्फ दो ही सेक्टर यहाँ पे देखने हैं, हमें चारों सेक्टर नहीं देखने, हमें सिर्फ दो सेक्टर देखने हैं। कौन से, पहला हाउस होल्ड है एंड सेकंड इज फर्म। अब बच्चों दोनों ही सेक्टर में इनकम का फ्लो कैसे होगा ये हम देखेंगे। पहली बात, अगर हम दो ही सेक्टर ले रहे हैं जिसमें मैम हाउस होल्ड और फर्म है, सो बच्चों ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहेंगे, ऐसी इकोनॉमी को हम सिंपल इकोनॉमी कहेंगे। और इस सिंपल इकोनॉमी में बच्चों इनकम का फ्लो कैसे होगा ये हम देखेंगे। सो बच्चों यहाँ पे अगर हम दो सेक्टर ले, फर्म और हाउस होल्ड को ले सिंपल इकोनॉमी में, सो मैम इनकम का जो फ्लो होगा वो सर्कुलर होगा। सर्कुलर यानी कि यहाँ पे फर्म की जो इनकम है हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर है, और हाउस होल्ड की जो इनकम है वो फर्म का एक्सपेंडिचर है। कैसे है समझते हैं। सो सिंपल सी बात है, हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करता है बच्चों, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है किसको, फर्म को। गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कौन करता है, फर्म करती है। और बच्चों यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज कौन करता है, फर्म करती है, पर अवेलेबल कौन कराता है, हाउस होल्ड अवेलेबल कराता है। सो बच्चों यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज होता है, जो फैक्टर्स की जो सर्विसेज है उसका यूज करता है यहाँ पे फर्म। अब बच्चों फर्म जब यूज करेगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, बदले में उनको क्या देगा, रेम्यूनरेशन देगा। यानी कि इनकम किसकी हुई है, यहाँ पे हाउस होल्ड की इनकम हुई है। कैसे हुई, इंटरेस्ट से होगी, रेंट से होगी और प्रॉफिट से होगी। इस तरह से हाउस होल्ड की इनकम होगी। यानी कि फर्म का एक्सपेंडिचर यहाँ पे हाउस होल्ड का क्या है बच्चों, इनकम है। अब बच्चों अब हाउस होल्ड को जो इनकम हुई है, हाउस होल्ड की जो नीड्स है, जो वांट्स है, जो गुड्स और सर्विसेज परचेज करनी है, जो कंजप्शन के लिए परचेज करना है, किससे करेगा, फर्म से करेगा। फर्म ही तो गुड्स और सर्विसेज पर यहाँ पे बना रही है। सो यहाँ पे हाउस होल्ड अपनी वांट्स को या फिर जो गुड्स और सर्विसेज है परचेज करने के लिए यहाँ पे क्या करेगी बच्चों, यहाँ पे खर्चा करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी, और बदले में गुड्स और सर्विसेज उसको मिलेगी। यानी कि हाउस होल्ड अपने कंजम्पशन के लिए क्या कर रही है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर कर रही है, जो कि फर्म क्या है, इनकम है। और बच्चों बदले में फर्म उनको क्या दे रही है, गुड्स और सर्विसेज दे रही है। बच्चों देखा आपने क्या हो रहा है, फर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज कर रही है, बदले में फर्म का क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है। फर्म इसको क्या दे रही है, पैसे दे रही है, पेमेंट कर रही है। हाउस होल्ड को जो इनकम हुई है, जब फर्म पैसे देगी तो हाउस होल्ड की इनकम होगी। हाउस होल्ड के पास जब इनकम हो रही है, जब उसको गुड्स और सर्विसेज की जरूरत है, तो वो फर्म से परचेज करती है। सो मैम जब भी गुड्स और सर्विसेज को परचेज किया जाता है तो हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर होता है और फर्म की इनकम होती है। सो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे फर्म की इनकम हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर और हाउस होल्ड की इनकम फर्म का एक्सपेंडिचर है। सो यहाँ पे मैम इनकम क्या हो रही है, वो सर्कुलर हो रही है। एक सिंपल इकोनॉमी में क्या हो रहा है मैम, इनकम का सर्कुलेशन हो रहा है। सो बच्चों ये हमने देखा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किस तरह से है सिंपल इकोनॉमी में। हमारे जो है बच्चों चारों सेक्टर में हमें सर्कुलर फ्लो नहीं देखना। हमारी जो बुक है बच्चों उसमें सिंपल इकोनॉमी में कैसे होगा सर्कुलर फ्लो इनकम का, ये हमने देखा बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, अब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो तीन इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चों। फर्स्ट है प्रोडक्ट एंड वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड है बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड, एंड थर्ड है बच्चों इनकम मेथड। एक एक करके इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। सो सबसे पहला मेथड आ गया हमारा बच्चों प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड।
अब बच्चों प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड क्या कहता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है, जब भी कोई प्रोडक्ट का बनाना है हमें, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए बच्चों कितनी वैल्यू ऐड हुई है उसमें, अगर हम उस सारी वैल्यू को ऐड कर लेते हैं तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट एवरी इंडिविजुअल एंटरप्राइज एड सम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट which it buy from another firm as intermediate goods। अब बच्चों कोई भी फर्म है, जैसे कि इसको समझते हैं यहाँ पे, कोई भी फर्म है, जैसे कि एक बेकर है, एंटरप्राइज है, ठीक है, एक बेकर है बच्चों, उसने ब्रेड बनाई और ब्रेड को बच्चों कंज्यूमर को सेल की। अब बच्चों ब्रेड बनाने के लिए बहुत सारे इंटरमीडिएट गुड्स की जरूरत होगी। अब इन इंटरमीडिएट गुड्स से कैसे वैल्यू एडिट हुई है ये देखते हैं बच्चों। जैसे मान लेते हैं ये फार्मर है, एक फार्मर है, ठीक है। अब फार्मर ने क्या करा है, एक सेकंड थोड़ा सा बड़ा हो गया, जैसे एक फार्मर है, ठीक है मैम, यहाँ पे एक फार्मर ने क्या करा बच्चों, वीट का प्रोडक्शन किया, वीट का प्रोडक्शन किया, ठीक है, यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन किया। और यहाँ पे बच्चों है एक फ्लोर मिल वाला, एक फार्मर है, उसने वीट का प्रोडक्शन किया और उस वीट को बच्चों यहाँ पे फ्लोर मिल वाले को सेल कर दिया। सिंपल सी बात है, फार्मर है, उसको बेचना तो है ही अपना गेहूं, ठीक है। यहाँ पे वीट फ्लावर वाले ने वीट को परचेज कर दिया। अब यहाँ पे कितने में परचेज किया, 50 रुपीज में यहाँ पे परचेज किया वीट फ्लावर वाले ने, हाँ यहाँ पे फ्लावर मिल वाले ने यहाँ पे 50 रुपीज में वीट को परचेज किया, ठीक है मैम। अब बच्चों अब सिंपल सी बात है, अब फ्लोर मिल वाले ने अपने पास वीट रखा है, उससे फ्लोर बनाएगा। अब मैम उसको भी तो वो बेचेगा, उसको भी तो वो बेचेगा, आगे सेल आउट करने के लिए लेगा। सो मैम यहाँ पे फ्लोर मिल वाले ने क्या करा, यहाँ पे उसका फ्लोर बनाया, यहाँ पे क्या करा, उसका फ्लोर बनाया, वीट फ्लोर बना दिया। अब मैम उसको क्या करा, बेकर को बेच दिया, बेकर को बेच दिया। अब मैम उसने 50 रुपीज का वीट लिया, अब उससे वीट से उसने फ्लोर बनाया। सो मैम यहाँ पे उसने 70 रुपीज में इसको सेल किया, किसको, यहाँ पे बेकर को, ठीक है। बेकर ने अब वो वीट जो लिया था, वीट फ्लावर जो लिया था, उसमें प्रोसेसिंग करी और उससे क्या बना दिया बच्चों, ब्रेड बना दिया, ठीक है। बेकर का तो काम ही यही है, ठीक है। फ्लोर का यूज करके उसने क्या करा, उसमें जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स चाहिए थे उसने उससे क्या करा, ब्रेड बना दी। और बच्चों यहाँ पे लास्टली कंज्यूमर को वो ब्रेड बेची है 100 रुपीज में। क्या देख रहे हैं, सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट हुई थी फ्लोर से, स्टार्ट हुई थी, सॉरी यहाँ पे फार्मर से स्टार्ट हुई थी, एंड कहाँ हो रही है, कस्टमर पे एंड हो रही है। अब यहाँ पे वीट को सेल किया फ्लोर मिल वाले को, फ्लोर मिल वाले ने यहाँ पे फ्लोर जो है बेकर को यहाँ पे सेल किया, और यहाँ पे बेकर ने ब्रेड जो थी कंज्यूमर को सेल की। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें सो मैम यहाँ पे ये 100 रुपीज जो कि क्या है, आउटपुट है, ध्यान रखना ये क्या है, आउटपुट, आउटपुट है, यानी ये फाइनल गुड्स है। ये क्या है, ब्रेड जो है क्या है बच्चों, यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट है। अब बच्चों इस फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने इंटरमीडिएट गुड्स की जरूरत हुई, जैसे कि ब्रेड को बनाने के लिए फ्लोर की जरूरत हुई, फ्लोर को बनाने के लिए यहाँ पे मैम हमें वीट की जरूरत हुई, कितने इंटरमीडिएट गुड्स की जरूरत हुई, और इन इंटरमीडिएट गुड्स का यूज करके बच्चों कितनी वैल्यू ऐड हुई। जैसे अगर हम बात करें, वीट जो था 50 रुपीज का मिला था बच्चों, तो फ्लोर जब बनाया था, फ्लोर को जब बेचा था, सो यहाँ पे कितने में बेचा, 70 में बेचा। वीट 50 रुपए में लिया था और यहाँ पे बच्चों उसी वीट में वैल्यू ऐड की गई, कितनी वैल्यू, 20 की वैल्यू ऐड हुई है, 20 रुपीज की वैल्यू ऐड हुई है, और यहाँ पे 70 में बेचा यहाँ पे बेकर को। बेकर ने भी क्या करा, कुछ ना कुछ इसमें फर्दर प्रोसेस की, और इसमें फ्लोर में क्या करा मैम, यहाँ पे वैल्यू ऐड करिए, कितने की करिए, 70 का लिया था, 100 में बेचा है, कितने की करिए, 30 की वैल्यू ऐड हुई है। अगर हम टोटल वैल्यू की बात करें, टोटल वैल्यू ऐड, टोटल वैल्यू ऐड की अगर हम बात करें कि मैम यहाँ पे एक ब्रेड बनाने के लिए टोटल कितनी वैल्यू ऐड हुई है इंटरमीडिएट गुड्स में, सो मैम यहाँ पे 20 + 30, कितनी, 20 + 30, सो मैम यहाँ पे 50 की वैल्यू ऐड हुई है। कितने की वैल्यू ऐड हुई है बच्चों, 50 की वैल्यू ऐड हुई है। सो मैम ये क्या हो गए, हमारी वैल्यू एडेड हो गई,
ठीक है, ये क्या हो गया कि भाई एक ब्रेड बनाने के लिए कितनी वैल्यू ऐड हुई है, 50 रुपीज़ की वैल्यू ऐड हुई है, आउटपुट कितना निकला है, इतना 100 रुपीज़ का आउटपुट निकला है और फाइनल प्रोडक्ट में हमारा आउटपुट निकला है। सो बच्चों यही चीज़ कही है, एवरी इंडिविजुअल एंटरप्राइज एड सम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, सम वैल्यू यानी इंटरमीडिएट गुड्स में प्रोसेस करके बच्चों उसमें वैल्यू ऐड की जाती है, वो वैल्यू ऐड हो गई। ठीक है, और बच्चों इससे विच इट्स बायर फ्रॉम द अनदर फर्म एज इंटरमीडिएट गुड्स, जिसमें क्या करा जाता है, कोई भी फर्म किसी और फर्म से या फिर किसी और बायर से जो परचेज करती है इंटरमीडिएट गुड्स, उसमें वैल्यू ऐड करती है। When the value added by the each individual firm is added up, we get the value of national income। अब बच्चों हमने ये जो है एक प्रोडक्ट में देखा था, एक एंटरप्राइज में देखा था। अगर बच्चों ऐसे के ऐसे जो जितनी भी एंटरप्राइजेज हैं इकोनॉमी में, उन सब ने जितनी वैल्यू ऐड की है, अगर उन सबको हम क्या करेंगे, एड ऑन कर लेंगे, सो मैम यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, नेशनल इनकम को, वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम हम निकाल सकते हैं। सो बच्चों वैल्यू एडेड क्या था ये हमने समझा। अब बच्चों एक एक करके बात करेंगे प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड में स्टेप्स कौन कौन से हैं बच्चों वैल्यू एडेड मेथड के, यानी हम वैल्यू एडेड मेथड से कैसे बच्चों नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे मैम। सो सबसे पहला स्टेप है बच्चों आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई प्रोडक्शन यूनिट। हमें आइडेंटिफाई करना है और क्लासिफाई करना है बच्चों की प्रोडक्शन कौन सी यूनिट में हुआ है, क्या वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, क्या वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, क्या वो सर्विस सेक्टर का प्रोडक्शन है, ये सारी चीजें देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से सेक्टर में आखिर प्रोडक्शन हुआ है। नेक्स्ट है बच्चों एस्टिमेट करेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस। एस्टिमेट कैसे होगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, सिंपल सा है बच्चों, हमने यहाँ पे क्या करा, वैल्यू एडेड करा, हमने टोटल वैल्यू एडेड, या फिर अगर हम एक एंटरप्राइज ने जितना वैल्यू ऐड किया हमारे लिए वैल्यू एडेड आ गया, सारी जो एंटरप्राइजेस वैल्यू ऐड करेंगे बच्चों तो हम क्या कहेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड कहेंगे। याद रखना बच्चों सारी इकोनॉमी की जितनी भी एंटरप्राइजेस हैं अगर वो सारी ही वैल्यू ऐड करेंगी, सो मैम यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो टोटल वैल्यू एडेड या ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवी आ जाएगा। ठीक है, और जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होगा बच्चों वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे जीडीपी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस के इक्वल होगा, यानी टोटल पूरी इकोनॉमी की जो वैल्यू ऐड हुई है सारी एंटरप्राइज द्वारा वो क्या होगी, ग्रॉस वैल्यू एडेड होगी, और वही ग्रॉस वैल्यू एडेड किसके इक्वल है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब बच्चों जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ गया, सो हमें क्या निकालना है, डोमेस्टिक इनकम निकालना है। डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालते हैं, यानी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें से जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से हमें इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करना है, देन मैम यहाँ पे क्या करना है, डेप्रिसिएशन को भी लेस करना है। फिर बच्चों हम क्या निकालेंगे, नेशनल इनकम निकालेंगे। ठीक है, कैसे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से, सॉरी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यहां लिख देती हूं, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से हम क्या करेंगे मैम, ऐड कर देंगे एनएफआईए, एनएफआईए को ऐड कर देंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी, नेशनल इनकम निकल जाएगी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। क्लियर है बच्चों, अगर सारी वैल्यू जो एडेड हुई है उन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड निकल जाएगा, जो कि हमारे जीडीपी एट मार्केट प्राइस के इक्वल होगा। जीडीपी एट मार्केट प्राइस से बच्चों एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालते हैं हमें पता है, हमें क्या करना है, यहाँ पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस में क्या लेस करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और क्या लेस करना है बच्चों, डेप्रिसिएशन। अगर हम ये लेस कर देंगे तो हमारे पास एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। अब जब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया तो बच्चों नेशनल इनकम निकालना तो बहुत इजी है। सो बच्चों ये सारे स्टेप है जो कि हमें फॉलो करने हैं वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए। अब बच्चों कुछ जो टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। वैसे तो हम जान चुके हैं कि कौन कौन सी टर्म्स हैं, उनकी वैल्यूज क्या हैं, पर यहाँ पे बच्चों जान लेते हैं। जैसे वैल्यू एडेड है उससे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज कैलकुलेट एज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है बच्चों और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन है उनको लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू एडेड आ जाएगा। वैल्यू ऑफ गुड्स एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसमें से बच्चों इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू एडेड आ जाएगा। जैसे सपोज दैट यहाँ पे अगर हम बात करें मैम, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी है, 100 है, वैल्यू ऑफ आउटपुट 100 है। अब बच्चों वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंटरमीडिएट जो कंजप्शन है वो कितने का है, देखो यहाँ पे ब्रेड बनाने के लिए यहाँ पे बच्चों कितने का कंजप्शन हुआ है, इंटरमीडिएट कंजप्शन हुआ है 70 का, सो 70, तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। अब बच्चों वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ पे कितना है, 70 है, और इस 70 के लिए बच्चों इंटरमीडिएट गुड्स कितना है, 50 का है,
तो यहाँ पे 50, तो यहाँ पे कितना आ गया 20, टोटल कितना है 50 है। टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया 50 हो गया, और ऑलरेडी हमने इसमें भी देख लिया वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना था 20 था। ठीक है बच्चों, सो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट जो कंजप्शन हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है इंटरमीडिएट गुड्स पे, उसको माइनस कर देंगे तो वैल्यू ऑफ गुड्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आगे देख लेते हैं। ओके, ईच प्रोडक्शन एंटरप्राइज इज ऑल्सो नॉन एज ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब बच्चों जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है जो कि हमने एक एंटरप्राइज का देखा था, अगर हम पूरे इकोनॉमी का देखेंगे सो वो क्या हो जाएगा, हमारे ग्रॉस वैल्यू एडेड हो जाएगा, और यही ग्रॉस वैल्यू एडेड हमारे किसके इक्वल होता है, मार्केट जीडीपी एट मार्केट प्राइस के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स जो कि फाइनल प्रोडक्ट या फिर फाइनल आउटपुट के लिए जो भी गुड्स यूज होते हैं वो सारे इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। इंटरमीडिएट गुड्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इंटरमीडिएट गुड्स यूज इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस। आउटपुट वैल्यू अभी देखी थी, जो कि फाइनल गुड्स बनाया बच्चों उसकी वैल्यू क्या है, वो आउटपुट वैल्यू होगी। अगर बच्चों कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल होता है, द वैल्यू ऑफ आउटपुट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर में बच्चों जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उन सब की मार्केट वैल्यू क्या है, वो हो गई हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट। जैसे सपोज दैट कि यहाँ पे बच्चों जो है 1000 जो ब्रेड है वो बने थे और उन सब का क्या हो गया, उन सब की सेल हो गई। भाई मार्केट वैल्यू कैसे पता चलेगी, जब हम किसी प्रोडक्ट को सेल करेंगे तभी तो पता चलेगी। सो मैम यहाँ पे सपोज दैट कि हमने 1000 ब्रेड बनाई और 1000 ब्रेड को हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। सो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ पे सेल के इक्वल आ जाएगा। इसके अलावा अब जरूरी नहीं है बच्चों कि जितना हमने प्रोडक्ट बनाया है उतने के उतने सेल हो जाए, ऐसा जरूरी तो नहीं है, कुछ ना कुछ स्टॉक रह जाता है। सो मैम यहाँ पे उस केसेस में क्या होगा, देखो एक ईयर में जितने भी प्रोडक्ट बने हैं, जितनी भी सर्विसेज बनी है, अगर वो सेल हुई है नहीं हुई है उन सबको हम इंक्लूड कर लेंगे। सो मैम अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे, अगर सेल हुई है, जितने प्रोडक्ट्स की सेल हुई है उनको इंक्लूड करना है, और अगर कोई सेल नहीं हुई है सो मैम हम यहाँ पे चेंज इन स्टॉक में, यानी कि जो स्टॉक रह गया है उसमें जो चेंजेस हुआ है उनको ऐड करेंगे। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं बच्चों, ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सो सिंपल सा है बच्चों, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे, पहला तो सेल अगर दी हुई है तो सेल के इक्वल में वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा। अगर बच्चों जितना प्रोडक्शन हुआ है उन सब की सेल नहीं हुई है और जो स्टॉक रह गया है सो बच्चों उसमें से चेंज इन स्टॉक को हम इंक्लूड करेंगे। सो चेंज इन स्टॉक प्लस सेल क्या हो गया हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट करेंगे मैम, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, जो ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है उसमें से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर लेंगे। सो क्या आ जाएगा मैम, यहाँ पे चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हमने देख लिया। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसको हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी। दो फर्म्स दी हुई है बच्चों, यहाँ पे फर्म ए है और फर्म बी है, इनसे बच्चों कितनी वैल्यू एडेड हुई है इकोनॉमी में ये हमें देखना है। फिर बच्चों जीवीए एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है। अब बच्चों जीवीए एक बार आ गया उसके बाद तो जीडीपी आ जाएगा, और जीडीपी आ गया तो उसको हमें फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है। ठीक है मैम, अब मैम सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये हमारे पास आइटम्स हैं और ये लैक में हमारे पास यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे लैक में हमें इसकी प्राइस दी हुई है। सेल बाय फर्म ए, ठीक है, परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, सेल बाय फर्म बी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, और इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय बोथ फर्म। अब बच्चों अगर हम फर्म ए का निकाल रहे हैं, अगर हम बच्चों यहाँ पे फर्म ए का निकाल रहे हैं, अगर हम फर्म ए का निकाल रहे हैं बच्चों तो किस तरह से निकालेंगे ये हमें देखना है मैम। तो अगर हम देखें फर्म ए का, सो मैम फर्म ए की हमें सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे, सो सिंपल सा है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सो यहां पे वेट अ मिनट,
यहाँ पे हो गया सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। ओके मैम, अब निकालते हैं बच्चों इसको। सो मैम यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल कितनी दी हुई है, सेल बाय फर्म ए कितनी है 100 प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, फर्म ए का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 20 दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है बच्चों, 25 दिया हुआ है। अब 20 माइनस 25 कर दो, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दो, तो 20 में से 25 को माइनस कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पे 20 माइनस 25, सो कितना आ जाएगा, यहाँ पे -5 आ गया तो 95 है ना। 95 हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट देख ली। अब बच्चों क्या निकालना है, अब निकालना है मैम हमें वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड बाय फर्म ए कैसे निकालते हैं वैल्यू एडेड, सिंपल सा है मैम। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। थोड़ा सा स्पेस कम हो गया है ना, इसको थोड़ा सा कम करेंगे इधर। सो यहाँ पे वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, अब बच्चों वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना निकला है, 95 निकला है मैम। अब बच्चों उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना है अगर हम देखें, सो मैम इंटरमीडिएट कंजप्शन देखते हैं यहाँ पे, परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए। फर्म ए ने फर्म बी से क्या करा है बच्चों, परचेज किया है। कितने का किया है, 40 का किया है। सो मैम यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना होगा, ए द्वारा कितना हो गया, सो 95 माइनस 40 हो गया। सो मैम यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 55। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 55 लाख का वैल्यू एडेड बाय फर्म है। वैल्यू एडेड फर्म ए, फर्म ए का जो वैल्यू एडेड हुआ है बच्चों कितना हो गया, यहाँ पे 95 लाख। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है बच्चों फर्म बी का भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे दूसरे पेन का यूज करें क्या, सो यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट फर्म बी। ठीक है, अब मैम सेम है फॉर्मूला, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, अब बच्चों सेल्स कितनी है, फर्म बी ने कितनी सेल्स की है, देखो सेल्स बाय फर्म बी, सेल बाय फर्म बी कितनी है, 200 की है। ठीक है मैम, सो यहाँ पे 200, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा सॉरी प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे, जैसे कि हमने ए का निकाला था, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सो क्लोजिंग कितना है बी का 35 और मैम ओपनिंग कितना है 40 है। ठीक है, सो 35 माइनस 40। सो बच्चों यहाँ पे भी माइनस का 10 हो गया। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मैम 190 लाख क्या हो गया बच्चों, वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। नेक्स्ट है बच्चों क्या होगा यहाँ पे, वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड सेम फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना निकला है बच्चों, 190 का वैल्यू ऑफ आउटपुट है, माइनस बच्चों इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना है। अगर हम बात करें इंटरमीडिएट कंजप्शन, परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी। अब बच्चों परचेज किया है फर्म बी ने, किससे, फर्म ए से परचेज किया। इंटरमीडिएट कंजप्शन कितने का है, 60 का है। सो यहाँ पे 60 आ गया। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 130 लाख हो गया, 130 लाख, यहाँ पे 130 लाख वैल्यू एडेड बाय फर्म बी हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमने देखा। अब बच्चों क्या करना है, अब बच्चों जीवीए कैलकुलेट करना है, जो हमारा बी पॉइंट है वो कैलकुलेट करना है बच्चों। जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना हुआ, जीवीए
VA ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना हुआ, सो फर्म ए और फर्म बी का दोनों का कैलकुलेट कर लो, दोनों को ऐड कर लो। सो मैम 55 एंड 130, 55 प्लस 130। सो बच्चों यहाँ पे जितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 देन 8 एंड देन 1, 185 क्या हो गया हमारा, वैल्यू एडेड हो गया। और बच्चों ये क्या है, ये हमारा GDP एट मार्केट प्राइस है। अब बच्चों GDP एट मार्केट प्राइस निकल गया है, अब GDP एट मार्केट प्राइस आ गया। सो मैम अब GDP एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे? सो मैम सिंपल सा है, GDP एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हमें माइनस करना है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है बच्चों 30। ठीक है, यहाँ पे देखो स्पेस कम है तो एडजस्ट करते हैं। सो यहाँ पे GDP एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, GDP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, छोटा ही लिख रही हूँ इनडायरेक्ट टैक्स। सो मैम 185 माइनस 30, 185 में से 30 को माइनस करो, कितना आ जाएगा? सो यहाँ पे आ जाएगा 155 लाख। 155 लाख क्या हो गया मैम, यहाँ पे वैल्यू एडेड हो गई, GDP एट मार्केट प्राइस हमने निकाल लिया। ठीक है बच्चों, 155 लाख हमारा GDP एट फैक्टर कॉस्ट निकल गया। क्लियर है बच्चों? सो हमारा वैल्यू एडेड मेथड से हमने जो क्वेश्चंस किया है, आई होप सो कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है बच्चों, अगर हम देखें नेक्स्ट हमारा मेथड है इनकम मेथड है। इनकम मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जाता है बच्चों नेशनल इनकम को, ये हम देखेंगे। सो सिंपल सा है बच्चों, यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं। अगर हम बात करें नेशनल इनकम को हमें इनकम मेथड से कैलकुलेट करना है। फर्स्ट स्टेप है बच्चों आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई प्रोडक्शन यूनिट। जो प्रोडक्शन यूनिट है उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से यूनिट में बच्चों प्रोडक्शन हुआ है। सेकेंड है बच्चों, हमें जो फैक्टर इनकम है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनकी जो इनकम है उसको हमें कैलकुलेट करना है। जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो फैक्टर्स का यूज करते हैं और उनके बदले में उनको जो रेम्यूनरेशन देते हैं, जो फैक्टर्स की इनकम है वो देखते हैं। देखो इनकम मेथड है, यानी जितने भी फैक्टर ऑफ इनकम है बच्चों उनको एड ऑन करना है। अब बच्चों पहला है हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। पहली इनकम क्या होगी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सेकेंड है बच्चों, अगर हम लैंड का यूज कर रहे हैं तो रेंट और रॉयल्टी जो दी गई है वो यहाँ पे आ जाएगी। थर्ड है बच्चों इंटरेस्ट। फोर है बच्चों प्रॉफिट। अब बच्चों प्रॉफिट का पर्पस क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स के लिए दिया जाता है, डिविडेंड के लिए दिया जाता है, या रिटेन अर्निंग, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का ऐसा पार्ट जो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, अपने पास ही रख लेते हैं, वो रिटेन अर्निंग है। एंड फोर्थ है बच्चों मिक्स्ड इनकम। अब देखो ये सारे फैक्टर ऑफ इनकम है, इन सबको अगर हम ऐड कर लेंगे ना, इन सबका सम क्या हो जाएगा हमारे लिए, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे इन सबका सम करके हम यहाँ पे NDP एट फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। यानी वो जितना भी है, जितनी भी इनकम दी हुई है उनको ऐड कर लो और बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, NDP एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। अब बच्चों NDP एट फैक्टर कॉस्ट कैसे आएगा, एम्प्लॉय रिम्यूनरेशन, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम, तीनों पांचों को ऐड कर लो, क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। NDP एट फैक्टर कॉस्ट आ गया, तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट है तो नेशनल इनकम निकालना बहुत इजी है बच्चों। NDP एट फैक्टर कॉस्ट में हमें NFIA को ऐड करना है, क्या निकल जाएगी हमारी, NDP एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगी, यानी नेशनल इनकम हमारी निकल जाएगी। अब बच्चों कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम को कि कैसे कैलकुलेट करना है। सो बच्चों यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, रेंट दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दे रखा है, और यहाँ पे नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड और नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है और कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है। अब बच्चों इनको एक एक करके देखेंगे कि ये क्या है। सो मैम अगर हम बात करें, पहले क्या देखना है हमें, इनकम को देखना है, किसकी कौन से फैक्टर में इनकम हुई है। सो बच्चों ऐड क्या करेंगे, अगर हम बात करें जो हमारा सेकंड स्टेप है जिसमें हम कंपनसेशन को और ऑपरेटिंग जो इनकम होती है उनको ऐड करेंगे। ऑपरेटिंग इनकम में बच्चों हम रेंट, इंटरेस्ट और बच्चों यहाँ पे प्रॉफिट को ऐड करेंगे। सो मैम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ये ऐड होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऐड होगा, प्रॉफिट ऐड होगा, रेंट ऐड होगा, इंटरेस्ट ऐड होगा, मिक्स्ड इनकम टू सेल्फ एम्प्लॉयड ये भी क्या होगा बच्चों, ऐड होगा। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई बच्चों, इनकम आ गई। सो मैम हमारी जो इनकम है, फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम है बच्चों, क्या क्या हो गया अगर हम बात करें। सो कंपनसेशन, कंपनसेशन हो गया, प्लस प्रॉफिट
प्लस रेंट प्लस हमारा हो गया यहाँ पे इंटरेस्ट एंड मिक्स्ड इनकम। अब बच्चों इनको ऐड कर लो। जब हम इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ऐड कर लो। सो मैम यहाँ पे 2000 प्लस 800 प्लस यहाँ पे आ जाएगा बच्चों रेंट 300 प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा 250 इंटरेस्ट का एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 7000 नेट करंट फ्रॉम एक्सपोर्ट नेट फैक्टर इन कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने इसका यूज किया है और बच्चों यहाँ पे अब इसको क्या करना है, एड ऑन कर लेना है। 2000 हमने 800 एंड देन 250 300 एंड 70,000। अगर बच्चों इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10,350 आ जाएगा। ठीक है, इन सबको ऐड करो तो यहाँ पे कितना आएगा, 10,350 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई बच्चों, फैक्टर इनकम हो गई। और यही क्या है हमारी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो गई। ठीक है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो गई बच्चों अब हमारी। अब बच्चों एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से हमें क्या निकालना है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है बच्चों। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट तो आ ही गया है, अब क्या निकालना है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को निकालना है। कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपल है मैम, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआईए। अब बच्चों देखेंगे एनएफआईए कैसे निकलती है, सिंपल सी बात है, हमारे इंडिया के रेजिडेंट है, वो अगर फॉरेन कंट्रीज में अर्निंग कर रहे हैं, सो वो ऐड कहाँ होगी, हमारी कंट्री में ऐड होगी। हमारी कंट्री में कोई फॉरेन रेजिडेंट है, वो अर्निंग कर रहा है, तो यहाँ पे उनकी कंट्री में क्या होगी, इनकी जो इनकम है वहाँ पे ऐड होगी। सो सिंपल सा है मैम। तो देख लेते हैं, नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड। ठीक है, नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड, ट्रांसफर हुआ है अब्रॉड। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कि इंडिया से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितनी हुई है, इंडिया में जो फॉरेन रेजिडेंट थे उनको यहाँ पे बच्चों इनकम दी है, कितनी दी है, 60। इनकम आई है उसका नहीं है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का कोई यहाँ पे जिक्र नहीं है बच्चों। तो हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो 0 है और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है बच्चों को कितनी है, 60 है। ठीक है, यहाँ से ज्यादा पैसा गया है। अब बच्चों एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना है, 10,350 है, प्लस ये करना है। उसी के साथ बच्चों यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ ही नहीं करना है, यहाँ पे हमें इसमें से इसको माइनस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो 10,350 में से 60 को लेस कर दो। जब लेस करेंगे सो मैम यहाँ पे क्या आ जाएगा, 32, यहाँ पे आ जाएगा 3290। ठीक है, 3290 लाख। ये क्या हो गया हमारा मैम, यहाँ पे हमने इनकम मेथड से कैसे यहाँ पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं ये हमने देख लिया। सिंपल सा है बच्चों, जो भी फैक्टर इनकम है उनको ऐड कर दो तो क्या निकल जाएगी, हमारी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगी। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल गया तो नेशनल इनकम निकालना बहुत ईजी है। नेक्स्ट मेथड है बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड कैसे निकलता है, सो सिंपल सा है बच्चों, देखो एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, हमारी इकोनॉमी में हमारे जो जितने भी सेक्टर है बच्चों वो सारे कितने एक्सपेंडिचर करते हैं अपने कंजप्शन में, वो सब क्या है बच्चों, अगर उन सब का एड ऑन कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा, एक्सपेंडिचर मेथड निकल जाएगा। सो बच्चों अगर स्टेप की बात करें तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है फाइनल स्पेंडिंग इकोनॉमिक यूनिट्स। जो हमारी इकोनॉमिक यूनिट्स है, इकोनॉमिक सेक्टर है, उन्होंने कितनी फाइनल स्पेंडिंग की है, कितना एक्सपेंडिचर किया है, उन सबको ऐड करना है। तो बच्चों अगर डोमेस्टिक सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर है, जिसका एक्सपेंडिचर हम कैसे देखते हैं, PFCE से देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर जो एक्सपेंडिचर करेगा उसको हम GFCE से देखेंगे। और बच्चों जो प्रोडक्शन सेक्टर है, जो फर्म्स है, अगर वो एक्सपेंडिचर कर रही है तो उसको हम GDCF से देखेंगे। और नेट एक्सपोर्ट को हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से देखेंगे। ये बच्चों PFCE क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो कि हाउस होल्ड करता है। गवर्नमेंट सेक्टर है बच्चों, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है। प्रोडक्शन सेक्टर बच्चों यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कंजप्शन यहाँ पे एक्सपेंडिचर करेगा, वो यहाँ पे देखेंगे। और बच्चों फाइनल एक्सपोर्ट जो है, नेट एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे तो निकल जाएंगे। कैसे निकलेगा सब देखेंगे बच्चों।
नेक्स्ट है बच्चों, इन सबको सम करना है, 4 कंपोनेंट्स ऑफ अ फाइनल एक्सपेंडिचर इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब बच्चों जब हम इन सबको एड ऑन कर देंगे, जो भी एक्सपेंडिचर किया है चारों ही सेक्टर ने, उनको एड ऑन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस देखो इन तीनों सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर है इनको ऐड करके निकल सकता है। नेक्स्ट है बच्चों, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। सिंपल सा है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से हमें डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करना है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, एनएफआईए को नेशनल इनकम निकालना है, एनएफआईए को क्या करना है, ऐड करना है। सो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआईए। ठीक है बच्चों, अब ये निकल सकता है। अब बच्चों कैसे क्या निकलेगा, कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे ये देख लेते हैं। सो बच्चों कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं, अगर हम बात करें, पहला है बच्चों जो कि हाउस होल्ड करता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है जिसको गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं। थर्ड होता है बच्चों ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि प्रोडक्शन जो सेक्टर होता है वो करता है, जिसमें बच्चों हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और यहाँ पे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट देखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों नेट एक्सपोर्ट, क्या होता है, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दो तो नेट एक्सपोर्ट निकल जाएगा। अब बच्चों एक एक करके देखते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर पीएफसी, हम हाउस होल्ड या फिर बच्चों नॉन प्रॉफिट जनरेशन जो कंपनीज होती हैं, नॉन प्रॉफिट जनरेटिंग जो कंपनीज होती हैं जो कि वेलफेयर के लिए काम करती है बच्चों, अगर वो कोई भी एक्सपेंडिचर करती है अपने कंजप्शन के लिए, तो क्या हो गया, वो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन हो गया। हाउस होल्ड जैसे आप और मैं, अगर हम हमारे कंजप्शन के लिए कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं तो किस में आएगा, यहाँ पे पीएफसी में आएगा। या फिर जो नॉन प्रॉफिट जो जनरेटिंग कंपनीज होती है, जो प्रॉफिट के बेसिस पे काम नहीं करती है, वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, सो बच्चों ऐसी कंपनीज का जो एक्सपेंडिचर होता है वो भी किस में आएगा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आएगा। It refers to the expenditure incurred by household and a private non-profit on all type of consumer goods, durable except home, semi-durable, non-durable goods and services। किसी भी टाइप का अगर गुड्स है, अगर वो ड्यूरेबल है, सेमी ड्यूरेबल है और बच्चों नॉन ड्यूरेबल है, उन सब को अगर उस सब में एक्सपेंडिचर किया जाता है हाउस होल्ड और नॉन प्रॉफिट कंपनीज द्वारा, सो मैम यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो किस में आ जाएगा, यहाँ में पीएफसी। देखो हाउस को इसमें एड ऑन नहीं किया गया है क्योंकि हाउस को हम कैपिटल फॉर्मेशन में एड ऑन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट भी बच्चों लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम करती है, सो मैम वो सारा एक्सपेंडिचर इसमें ऐड हो जाएगा। सो एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन अ वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लाइक डिफेंस, लॉ, ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब किस में ऐड होगा, इन सब पे जो एक्सपेंडिचर होता है बच्चों वो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। नेक्स्ट है बच्चों ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जीडीसीएफ और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जो कि हमारा प्रोडक्शन यूनिट करता है बच्चों। इसमें हम दो कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। फर्स्ट है बच्चों ग्रॉस फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन कितना हुआ है, कितने कैपिटल गुड्स बने हैं या उनको परचेज करने में कितना यहाँ पे बच्चों एक्सपेंडिचर हुआ है। नेक्स्ट है बच्चों इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम चेंज इन स्टॉक को देखेंगे। अब बच्चों एक एक करके इनको देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे यहाँ पे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल जो फॉर्मेशन है बच्चों वो 3 तरह से होता है। फर्स्ट है बच्चों ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। सेकंड है ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। थर्ड है बच्चों ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अगर बच्चों हम बात करें कितनी फिक्स एसेट्स आई है, ठीक है, कितनी फिक्स एसेट को हमने परचेज करने में या बनाने में एक्सपेंडिचर किया। अगर हम बच्चों बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें, सो बिजनेस में बच्चों जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो कौन कौन सा होते हैं, मशीनरी में, प्लांट्स में, इक्विपमेंट्स में, इन सब को अगर कोई कंपनी परचेज करती है या बनाती है तो इसमें जितना भी एक्सपेंडिचर आया है वो किस में ऐड होगा, इसमें ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट में ऐड होगा। नेक्स्ट है बच्चों ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। अगर बच्चों जो हाउस होल्ड है वो अगर कोई भी घर को बनाते हैं या घर को परचेज करते हैं, कोई हाउस को परचेज करते हैं, सो मैम वो कहाँ इंक्लूड होगा, इसमें इंक्लूड होगा। अब बच्चों जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट बच्चों बहुत सारे कैपिटल गुड्स बनाती है, जैसे ब्रिज बना दिया, रोड्स बना दी, सो मैम ये सारा किस में ऐड होगा, ये सारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट में ऐड होगा। और इन तीनों का जितना भी कैपिटल फॉर्मेशन, इससे कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, इन सबको ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। चेंज इन स्टॉक आपको पता ही है, चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस करना है तो बच्चों चेंज इन स्टॉक आ जाएगा।
द फिजिकल चेंज ऑफ अ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड अ फिनिश्ड गुड्स। अगर बच्चों कोई भी फिजिकल चेंज हुआ है किसमें, रॉ मटेरियल में, फिनिश्ड गुड में, और बच्चों यहाँ पे सेमी फिनिश्ड गुड्स में, सो बच्चों वो किस में आएगा, इन्वेंट्री में, इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। इट इज कैलकुलेट एज द डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग स्टॉक एंड द ओपनिंग स्टॉक ऑफ अ ईयर। अब बच्चों क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। अब आप कहोगे चेंज इन स्टॉक को मैम हमने यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन में क्यों लिया है, क्योंकि बच्चों चेंज इन स्टॉक हो रहा है, स्टॉक में चेंज हो रहा है, यानी कोई ना कोई गुड्स बन रहा होगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट बन रहा होगा। अब बच्चों उन गुड्स और प्रोडक्ट को बनाने में जितने भी एक्सपेंडिचर हुए हैं सब किस में आएंगे, यहाँ पे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, प्रोडक्शन यूनिट द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है ये भी हमने देख लिया। अब बच्चों एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट देख लेते हैं। तो नेट एक्सपोर्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर में जितना कंट्री का एक्सपोर्ट हुआ है और इंपोर्ट हुआ है, इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट यानी हमारी कंट्री से अगर हम किसी और कंट्री को सेल करते हैं सो एक्सपोर्ट हो गया, अगर किसी और कंट्री से हमारी कंट्री में परचेज होता है बच्चों, ये क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फॉरेनर्स ऑन द परचेज ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक्सपोर्ट यानी यहाँ पे बच्चों एक्सपेंडिचर इनकर कर रही है, फॉरेनर्स इनकर कर रही है हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। इंपोर्ट क्या हो गया, एक्सपेंडिचर बाय रेजिडेंट ऑन अ फॉरेन प्रोडक्ट। फॉरेन प्रोडक्ट को परचेज करने में हमारे जो रेजिडेंट है बच्चों वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। ठीक है, सो मैम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब बच्चों कैलकुलेट करनी है हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में, हमें कैलकुलेट करना है एनएनपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करनी है एक्सपेंडिचर मेथड से। सो कैसे करना है, सिंपल सा है। पहला स्टेप है हमें प्रोडक्शन यूनिट देखनी है। प्रोडक्शन यूनिट का कोई भी बच्चों यहाँ पे नहीं आया है, हम डायरेक्ट सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, जितना भी एक्सपेंडिचर किया है चारों सेक्टर ने उनको ऐड करना है। सो मैम यहाँ पे जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ये ऐड हो जाएगा। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये भी ऐड हो जाएगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन ये भी ऐड हो जाएगा। चेंज इन स्टॉक भी ऐड होगा। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, फैक्टर इनकम और डिविडेंड। ठीक है, अब बच्चों देखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन यूनिट से। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन हाउस होल्ड से, ठीक है, और गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है। चेंज इन स्टॉक भी हमारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड है। अब बच्चों इनको समझेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे किन किन को ऐड ऑन करना है, यहाँ पे 4 को ऐड ऑन करना है। ठीक है, सो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर हमारा यहाँ पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस ही आएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सो हम यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस PFCE प्लस गवर्नमेंट फाइनल कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड देन चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। ठीक है बच्चों, अब करते हैं इसको। सो मैम यहाँ पे जीडीपी एट ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, 400 प्लस नेक्स्ट है बच्चों प्राइवेट फाइनल कैपिटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है, 8000। देन नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 3000 एंड देन यहाँ पे है बच्चों 50। अब बच्चों करते हैं इनको ऐड, तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना आएगा। सो मैम यहाँ पे अगर हम बात करें 8000 देन 3000, ठीक है, देन 450। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट भी तो है। हाँ, नेट एक्सपोर्ट को तो हम भूल ही गए, नेट एक्सपोर्ट भी तो है। एक सेकेंड, नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। सो यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट कितना है, माइनस में गया हुआ है, प्लस नेट एक्सपोर्ट है हमारा -60। अब बच्चों करते हैं इनको ऐड। जब हम इनको ऐड करेंगे सो मैम यहाँ पे टोटल कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 11,380, 11,380 जो 390, 11,390। अब बच्चों 11,390 हमारा क्या हो गया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस हो गया। अब बच्चों जीडीपी एट मार्केट प्राइस से हमें अगर
यहाँ पे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सॉरी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स एंड बच्चों डेप्रिसिएशन को क्या करना है, माइनस करना है। अब बच्चों करते हैं, सो मैम जब इसको करेंगे सॉल्व तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीडीपी कितना है 11,390 माइनस यहाँ पे बच्चों नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है क्या, यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स है 100 और बच्चों डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है क्या, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन तो दिया हुआ ही नहीं है, सो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बच्चों कर लो लेस, तो यहाँ पे 11,290 क्या हो गया हमारा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो गया। अब बच्चों एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ चुका है हमारे पास। अब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से यहाँ पे क्या करना है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट, सॉरी एनएनपी एट मार्केट प्राइस। सो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे तो हमें एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने की जरूरत ही नहीं थी, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी हमें, तो वेट हमें एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकालने की जरूरत थी, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। एनडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस यहाँ पे डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है बच्चों, सो हमारा यहाँ पे 11,390 क्या हो जाएगा, हमारा एनडीपी एट मार्केट प्राइस हो जाएगा। अब बच्चों नेशनल इनकम कैसे निकलेगा, सो यहाँ पे मैम क्या करेंगे, हम एनएफआईए को ऐड कर देंगे, ठीक है, नेशनल इनकम। तो यहाँ पे नेशनल इनकम नहीं, हमें निकालना है एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। सो यहाँ पे आ जाएगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस एनएफआईए, ठीक है, ये करना है। सो बच्चों यहाँ पे हमारा एनएनपी एट मार्केट प्राइस कितना 11,390 है, उसमें हमें क्या करना है, एनएफआईए को ऐड करना है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है मैम, यहाँ पे नेट इनकम, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। सो यहाँ पे 11,390 माइनस 80, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें, सो मैम यहाँ पे कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है बच्चों, और कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, और -40। अब बच्चों इसको हम करेंगे सॉल्व, जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो हमारे पास क्या आएगा 11,430, 11,430 आ जाएगा, और यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। सो बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड से किस तरह से कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम, ये हमने देख लिया। अब बच्चों प्रिकॉशंस कौन कौन से हैं, अगर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हम मेथड्स का यूज कर रहे हैं तो हमें प्रिकॉशंस कौन कौन से फॉलो करने चाहिए, ये हम देख लेते हैं। सो मैम यहाँ पे अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें, सो ये जो है बच्चों 8 प्रिकॉशंस हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। सो बच्चों ऑल इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज हैं उनको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, ये तो हमने देख लिया। जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं बच्चों जो कि किसी भी फाइनल गुड्स को प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, उन सबको एक्सक्लूड करना है। अगर हम इंक्लूड करेंगे, अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड करेंगे, सो मैम यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल एंट्री में डबल काउंटिंग हो जाएगी और वो हमें फॉल्स रिजल्ट देंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन ऑल ट्रांसफर पेमेंट एक्सक्लूड, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है बच्चों जितने भी ट्रांसफर पेमेंट है, जैसे कि लोगों को पेंशन देना या फिर ओल्ड एज पेंशन होगी, अलाउंसेस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देना, स्कॉलरशिप देना, ऐसे कुछ एक्सपेंडिचर है, उन सबको क्या करना है बच्चों, एक्सक्लूड करना है। एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ यूज्ड एंड सेकंड हैंड गुड्स आर एक्सक्लूडेड। अगर बच्चों कोई भी सेकंड हैंड गुड्स है उनको परचेज और सेल हो रहा है, उनको यूज जो हो रखे हैं गुड्स, उनके बच्चों यहाँ पे परचेज और सेल से गुड्स पे या सर्विसेज में कुछ भी एड ऑन नहीं हो रहा है, कोई भी हमारा जो नेशनल जो प्रोडक्ट्स है या जीडीपी है उसमें कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है। सो मैम हम उनको क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन लाइक एक्सपेंडिचर ऑन अ परचेज ऑफ गुड्स एंड शेयर आर न्यू और न्यू शेयर्स इज एक्सक्लूडेड। अब बच्चों जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, यानी कि अगर हमने कोई भी ओल्ड शेयर है या बॉन्ड्स है उनको परचेज और सेल किया है बच्चों, सो अगर ऐसी कोई चीज हुई है सो हमें वो भी इंक्लूड नहीं करनी है, वो भी क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, क्योंकि मैम यहाँ पे सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर शुड बी इंक्लूडेड। इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर क्या हो गया, या इम्प्यूटेड हाउस क्या हो गया बच्चों, जैसे मेरा घर है,
जिसमें मेरा खुद का घर है, मैं कोई रेंट नहीं देती, अगर बच्चों मेरा घर नहीं होता और अगर मुझे रेंट देना पड़ता उसी घर में जिसका अभी मैं रेंट नहीं दे रही, पर अगर मेरा नहीं होता तो मुझे रेंट देना पड़ता, सो जितना भी मुझे रेंट देना पड़ता वो क्या हो गया बच्चों, इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर, जो है नहीं पर होती तो कितना एक्सपेंडिचर होता, उसको क्या करना है बच्चों, इंक्लूड करना है। नेक्स्ट है ओनली फैक्टर इनकम विच आर अर्न बाय रेंडरिंग प्रोडक्शन सर्विस आर इंक्लूडेड। अगर बच्चों फैक्टर इनकम हुई है, ठीक है, अगर कोई भी प्रोडक्शन सर्विस को रेंडर करने के लिए कोई भी फैक्टर इनकम हुई है उसको हम क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। इनकम फ्रॉम इनलीगल एक्टिविटी आर एक्सक्लूडेड। कोई भी इनलीगल एक्टिविटी हुई है जैसे कि हॉर्स राइडिंग हो गया, गैमलिंग से कोई इनकम हुई है, उनको हमें क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। डायरेक्ट टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स विच आर पेड बाय द जॉइंट स्टॉक कंपनी फ्रॉम इट्स प्रॉफिट आर इंक्लूडेड। अगर बच्चों कोई भी डायरेक्ट टैक्स गया है, कॉर्पोरेट टैक्स गया है और बच्चों जॉइंट स्टॉक कंपनी है, अपने प्रॉफिट के लिए यहाँ पे बच्चों कोई टैक्स पे किया है, इन सबको क्या करना है, इंक्लूड करना है। इनडायरेक्ट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, इन सबको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। प्रोडक्शन ऑफ अ सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन डोमेस्टिक सर्विसेज इज नॉट इंक्लूडेड। अगर बच्चों कोई भी प्रोडक्शन हुआ है सर्विसेज का सेल्फ कंजप्शन के लिए, सो उसको हमें यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है डोमेस्टिक पर्पस के लिए। जैसे कि अगर हम हमारे घर पे बात करें, सो हम हमारे घर पे खुद से काम करते हैं, हमारी मम्मी बच्चों हमारे लिए खाना बनाती है, घर की साफ सफाई करती है, सो सर्विसेज का प्रोडक्शन तो हुआ है, पर बच्चों ये जो सर्विसेज है मम्मी अपने मन से करती है, मैम मम्मी अपने लव के लिए या फिर फीलिंग्स के लिए, फीलिंग्स को लेके करती है मैम, सो उनको हम मॉनेटरी टर्म्स में हम उसको मेजर नहीं कर पाते हैं। सो इसलिए मैम अगर कुछ भी सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है सेल्फ कंजप्शन के लिए, हमारे खुद के कंजप्शन के लिए, सो मैम यहाँ पे उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। पर बच्चों प्रोडक्शन हुआ है गुड्स का सेल्फ कंजप्शन के लिए, उसको हम इंक्लूड करेंगे। सपोज दैट मेरी एक बच्चों कार की क्या है, इंडस्ट्री है, कार चलाने वाली जो है, कार की एक कंपनी। अब बच्चों कार का प्रोडक्शन हुआ, उसमें से एक कार मैंने अपने लिए रख ली। अब बच्चों जो मैंने अपने लिए रखी वो भी तो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, जिससे कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, गुड्स का एड ऑन हो रहा है। सो मैम ऐसा जो प्रोडक्ट है जो हम हमारे सेल्फ यूज के लिए ले रहे हैं, सो मैम यहाँ पे सेल्फ कंजप्शन के लिए ले रहे हैं, उन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो मैम ये सारे प्रिकॉशंस हैं जो हमें देखने चाहिए जब भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं नेशनल इनकम। अब बच्चों अगर हम बात करें, अच्छा नॉमिनल और रियल जीडीपी की बात कर लेते हैं। सो मैम नॉमिनल जीडीपी सिंपल सी है, अगर बच्चों जिस करंट ईयर में प्रोडक्शन हुआ है गुड्स और सर्विसेज का, उसी ईयर में बच्चों उनकी जो प्राइस है उनसे अगर हम यहाँ पे जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, यानी सपोज दैट 2020 में बच्चों जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उन सबको उसी ईयर की प्राइस से, जितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन हुआ है बच्चों उन्हीं गुड्स का उसी ईयर की प्राइस से यहाँ पे बच्चों हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं जीडीपी को। सो मैम ये क्या हो गया, नॉमिनल जीडीपी हो गया। वहीं बच्चों रियल जीडीपी क्या है, जैसे सपोज दैट इसमें एक बेस ईयर होता है, बेस ईयर की प्राइस लेके बच्चों जो हमारा इस ईयर में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उससे हम क्या करते हैं, यहाँ पे रियल जीडीपी से उसको कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स आर सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमी एट अ करंट मार्केट प्राइस। अगर करंट मार्केट प्राइस से हम किसी भी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को यहाँ पे देखते हैं बच्चों, जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारी नॉमिनल जीडीपी हो गया। कैसे निकालते हैं, रियल जीडीपी मल्टीप्लाई प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100। ठीक है बच्चों। अब बच्चों रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं, द वैल्यू ऑफ अ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ गिवन ईयर एक्सप्रेस इन अ टर्म ऑफ द प्राइस ऑफ अ बेस ईयर। एक बेस ईयर लेके हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का कैलकुलेशन करते हैं, जो जितनी क्वांटिटी में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उनको बच्चों बेस ईयर की जो प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या निकल जाएगा, यहाँ पे रियल जीडीपी निकल जाएगा। रियल जीडीपी एट अ करंट प्राइस अपॉन में इंडेक्स ऑफ अ करंट प्राइस मल्टीप्लाई इंडेक्स ऑफ अ बेस ईयर, यानी 100 लेके। अब बच्चों नॉर्मल और रियल जीडीपी में कौन सी सबसे सही है, सो बच्चों रियल जीडीपी बिल्कुल सही है, बहुत सही है, जो हमें एक्यूरेट जो है जीडीपी में कितनी ग्रोथ हुई है ये बताती है, प्राइस में कितना चेंजेस हुआ है ये हमें रियल जीडीपी बताती है। ठीक है बच्चों। और अगर हम बात करें ना जीडीपी किससे कैलकुलेट होती है, रियल जीडीपी से ही कैलकुलेट होती है। अब बच्चों आज के सेशन में हमने नेशनल इनकम जो हमारा चैप्टर था उसके बारे में समझा है, उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी किए हैं, सब कुछ आज हमने कवर कर दिया। आई होप सो बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। और बच्चों इससे रिलेटेड ये जो हमारा चैप्टर है नेशनल इनकम, इससे रिलेटेड अगर आपको डीप स्टडी करनी है सो बच्चों इसके वीडियोज भी ऑलरेडी बने हुए हैं, आप वहाँ प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। थैंक यू।